हेलो स्टूडेंट। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा गोलीय दर्पण के यूज। जो गोलीय दर्पण अपने दो थे, अवतल और उत्तल दर्पण, उनके यूज के बारे में पढ़ते हैं और आवर्धनता के बारे में इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं अब स्टार्टिंग में सबसे पहले अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग यानी अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ पर किस लिए किया जाता है। तो अवतल दर्पण का सबसे पहले यूज बताएं तो डॉक्टर द्वारा जो दंत चिकित्सा में इसका यूज किया जाता है। डॉक्टर द्वारा दंत चिकित्सा में दंत चिकित्सा में कैसे कि मुंह के अंदर जो कैविटीज होती है, जो दांत खराब हो जाते हैं, तो उनका जो दृश्य देखने के लिए, क्योंकि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो छोटा भी होता है, वस्तु के बराबर भी होता है और बड़ा भी होता है। ठीक है, तो उनको इस कैविटीज को देखने के लिए जो मुंह के अंदर जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है, मुंह के अंदर लेकर फिर जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण। एक रोड शेप में होता है और रोड शेप में आगे की साइड क्या लगा होता है, ये दर्पण लगा होता है, जिससे क्या होता है कि जो दांत होती है, कैविटीज होती है, उसका जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है और कैविटीज आसानी से देखी जा सकती है। जो दांत खराब हो रहे हैं वहां पर अच्छी तरह से देखे जा सकते हैं। तो पहला यूज हो गया अवतल दर्पण का कि डॉक्टर द्वारा दंत चिकित्सा में कैसे कि जो कैविटीज होती है, जो दांत खराब हो रहे हैं आपके, तो उनके देखने के लिए, उनको प्रतिबिंब के रूप में देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाएगा। दूसरा, सेविंग दर्पण में, सेविंग बनाने में, सेविंग बनाने वाले दर्पण में, जिस दर्पण से हम सेविंग बनाते हैं, जो नाई रखते हैं, वो दर्पण कौन सा होता है, अवतल, ताकि अपना जो प्रतिबिंब है वो बड़ा देख सके। क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। मैंने बताया कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो। ठीक है, तो सेविंग दर्पण के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। और थर्ड है इसका यूज हेडलाइट, वाहनों की हेडलाइट में, वाहनों की हेडलाइट में। तो वाहनों की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट जानते हो, जो लाइट आगे देखने के लिए काम में ली जाती है। तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि एक शक्तिशाली प्रकाश पुंज है वो प्राप्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो ये जो प्रकाश पुंज होता है वो बिखरा हुआ जाता है। जैसे हेडलाइट ऐसी होती है, तो यहाँ पर बल्ब होता है, तो यहाँ से क्या निकलता है, चारों तरफ से एक तेज प्रकाश पुंज निकलता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण होता है। तो ये प्रकाश किरणों क्या करता है, एक जगह केंद्रित करने का, एक शक्तिशाली प्रकाश पुंज प्राप्त करने का काम करता है, जिससे अपने को आसानी से दिखाई देता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के यूज समझ में आए। एक तो डॉक्टर द्वारा दंत चिकित्सा में हो गया, सेविंग दर्पण में होता है और वाहनों की हेडलाइट में यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो उत्तल दर्पण है उसका यूज भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण के यूज, उपयोग। उत्तल दर्पण का जो यूज है वो वाहनों में पीछे के वाहनों को देखने के लिए, वाहन में जो पश्चे या साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में, साइड मिरर के रूप में, या पीछे के वाहनों को देखने के लिए, पीछे के वाहनों को देखने के लिए। फिर आपको ये समझ में भी आना चाहिए कि जो उत्तल दर्पण का यूज है वो पीछे के वाहनों को देखने के लिए क्यों किया जाता है। मैंने बता तो दिया कि वाहनों में जो पश्य दर्पण होता है या साइड मिरर जो होता है उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, या पीछे के वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। कि आपको पता है कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो कैसा होता है,
सीधा होता है, बनता है कि नहीं सीधा। आभासी प्रतिबिंब सीधा ही होता है। एक तो सीधा प्रतिबिंब बनने के कारण और एक बड़ा क्षेत्र देखने की वजह से, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र भी सीधा प्रतिबिंब बनता है, एक तो ये हो जाएगा, और एक बड़ा क्षेत्र घेरता है, बड़ा क्षेत्र घेरेगा। तो बड़े क्षेत्र में क्या होगा, एक बड़े क्षेत्र तक क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है, तो अवतल और उत्तल दर्पण के यूज समझ में आए। अवतल दर्पण का यूज है वो डॉक्टर द्वारा दंत चिकित्सा में किया जाएगा, सेविंग दर्पण के रूप में और वाहनों की हेडलाइट में। क्वेश्चन ये जरूर पूछता है कि वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, याद होना चाहिए आपको, अवतल दर्पण। और पश्य दर्पण के रूप में या साइड मिरर के रूप में या वाहनों को पीछे के वाहन देखने के लिए कौन से दर्पण का यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। तो ये तो हो गए अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग। अब इसके बाद में देखते हैं हम आवर्धनता। क्या देखते हैं, आवर्धनता। आवर्धनता क्या होती है? आवर्धनता देखो, जो दर्पण द्वारा जो बिंब होता है या वस्तु होती है, वस्तु को आवर्धित करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। अपना टॉपिक है आवर्धनता। आवर्धनता किसे कहेंगे, दर्पण द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता। आवर्धित का मतलब उसको बड़ा करने की क्षमता जो होती है, या छोटा करने का हो गया, क्योंकि आवर्धनता का मान के अकॉर्डिंग ही क्या बता सकते हैं हम, कोई प्रतिबिंब कितना बड़ा है, कोई छोटा है, या बराबर है, या कैसा है, वो आवर्धनता के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। तो दर्पण द्वारा बिंब को या वस्तु को आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। आवर्धनता कहते हैं। आवर्धनता को देखो एम से प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित किया जाता है। तो m बराबर हम लिख सकते हैं एच डैश अपॉन एच। यहां पर एच डैश क्या है, एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और एच क्या है, बिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो आवर्धन की परिभाषा क्या लिखेंगे हम यहां पर, कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। किसको, प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यदि हम आवर्धनता को V और U के रूप में प्रदर्शित करें, किसके रूप में, V और U के रूप में, यदि आवर्धनता को V व U के रूप में प्रदर्शित करें तो क्या होगा कि m बराबर हम क्या लिखेंगे, V अपॉन U बराबर H डैश अपॉन H। ये क्या होगी, आवर्धनता हो गई। आवर्धनता किसे कहेंगे, कि दर्पण द्वारा जो बिंब होती है या वस्तु होती है उसको आवर्धित करने का जो गुण होता है, आवर्धित करने की जो क्षमता होती है, वही क्या होता है, आवर्धनता कहलाता है। आवर्धनता को हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर एच डैश अपॉन एच। एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h क्या है, बिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। और अगर हम आवर्धनता को v और u के रूप में प्रदर्शित करें तो v अपॉन u हो जाएगा। v क्या है आपको पता है, v बराबर प्रतिबिंब, दर्पण व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दर्पण व
प्रतिबिंब के बीच की दूरी, और यू क्या है, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, दर्पण व बिंब के बीच की दूरी। ठीक है, आया समझ में? जो दर्पण द्वारा जो बिंब को आवर्धित करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, आवर्धनता होती है। आवर्धनता का हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, m बराबर v अपॉन यू बराबर एच डैश अपॉन एच। ठीक है, आया समझ में? इसके बाद में अगर हम बात करें कि आवर्धनता का मान अगर धनात्मक हो तब क्या हो, और ऋणात्मक होगा तो क्या होगा। आवर्धनता का मान धनात्मक और ऋणात्मक हो तो क्या होगा। m मान लो क्या हो, धनात्मक हो, और एक हो ऋणात्मक। एक क्या हो, अगर आवर्धनता का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब आप समझ लेना, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब 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 आभासी और सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी व सीधा। ध्यान रखना, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो ध्यान रख लेना। अगर आवर्धनता का मान धनात्मक है, आवर्धनता का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। फिर आपको पता है कि ये आभासी प्रतिबिंब है तो ये तो क्या बनेगा, सीधा वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना कि आवर्धनता का मान अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और अगर आवर्धनता का मान ऋणात्मक होता है, नेगेटिव आता है, तो प्रतिबिंब समझ जाना वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, आई बात समझ में? धनात्मक और ऋणात्मक हो तो चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग, तो चिन्ह परिपाटी हमने पढ़ ली है, तो धनात्मक होगा तो आभासी और ऋणात्मक होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इसके बाद में अगर मान लो आवर्धनता का मान एक हो, एक से कम हो, या एक से ज्यादा हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि m का मान लो एक से अधिक हो, एक से क्या हो, अधिक हो, एक ही हो, और एक से कम हो, उस कंडीशन में देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो यदि एक से अधिक आवर्धनता का मान आ रहा है तो प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनता है। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा। कब, जब आवर्धनता का मान एक से अधिक हो। यदि एक ही हो, मान लो आवर्धनता का मान आपके पास कितना जाए, एक या जाए, तो समझ लेना प्रतिबिंब कैसा होगा, बराबर। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बराबर, बराबर। और एक से कम हो, यहां पर एक से अधिक होने पर बड़ा है, तो एक से कम होने पर तो क्या होगा, छोटा होगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ठीक है, ध्यान रख लेना। एक बात वापस से वो बता देता हूं, यदि m का मान कैसा हो, धनात्मक, धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी। और ऋणात्मक होगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये बात आपको पता है। फिर बात ये भी पता होनी चाहिए कि आवर्धनता का मान एक से अधिक होगा, एक से अधिक होगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। यदि आवर्धनता का मान एक होगा तो
तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा, और यदि आवर्तन का मान 1 से कम होगा तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ठीक है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या बनता है, बड़ा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, बड़ा बनता है, ये बात ध्यान रखना। वास्तविक प्रतिबिंब भी बड़ा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब भी बड़ा बनता है। ठीक है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होगा, लेकिन आभासी प्रतिबिंब कभी भी बनेगा तो आवर्धनता का मान हमेशा क्या आएगा, 1 से अधिक ही आएगा, ये बात ध्यान रख लें। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो अवतल और उत्तल दर्पण की यूज पढ़े और आवर्धनता के बारे में पढ़ा। आवर्धनता क्या होती है, दर्पण द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता होती है। फिर आवर्धनता का हमने फॉर्मूला देखा, H'/H=V/U होता है। फिर हमने पढ़ा कि आवर्धनता का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब आभासी, और ऋणात्मक होता हो तो वास्तविक। और आवर्धनता का मान 1 से अधिक होता है तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है, 1 रहता है तो बराबर रहता है, और 1 से कम होने पर प्रतिबिंब छोटा होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।